हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जब आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और क्लबिंग ऑफ इनकम के एमसीक्यूज। टोटल मिला के 30 एमसीक्यूज हैं। इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट आपने पहले ही कवर कर लिया था, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है नवंबर 17 का। इसमें क्या बोल रहा है? डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बाय म्यूचुअल फंड इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। फुली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, दूसरा है फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, तीसरा है फुली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स एंड फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल यूनिट होल्डर्स, और डी है इंक्लूडेड इन द जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम बट ए डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80L। तो देखिए आपको पता है कि जब भी यूटीआई या म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वो यूनिट होल्डर के हैंड में फुली एग्जेम्प्ट होता है, जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग बता रखा होता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की पीडीएफ दी थी, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिविडेंड बताया था। ये देखिए, इसमें मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड ऑब्लिक यूटीआई एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35। तो सारा पार्ट मैंने कवर किया हुआ है मोस्टली। जहाँ कवर नहीं किया होगा तो अलग से मैं आपको क्या करूँगा, नोट्स बना के दे दूंगा। वैसे तो आपको पता है कि मोस्टली मैंने जितनी भी पीडीएफ दी है उसमें सारा पार्ट कवर है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आपका है ना लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का है, जो कि मैचिंग से रिलेटेड है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो देखिए ये भी नवंबर 17 का है। इसमें क्या बोल रहा है? मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। जब ये आप नीचे इसका आंसर देखेंगे तो इसमें आपको 4 कोड दिख जाएंगे, उनमें से अपन को एक कोड चुनना है। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ इनकम दे रखा है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दे रखा है हेड्स ऑफ इनकम, कि किस हेड में वो टैक्सेबल होती है। तो सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अगर फर्म को ये खर्चे के फॉर्म में अलाउ हुए हैं तो वर्किंग पार्टनर के लिए उतना टैक्सेबल हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन वो किस में होता है? पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा फोर्थ। तो याद रखना कि आप ये मत सोचना कि पार्टनर के हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता है। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन फर्म से मिलता है तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल किस में होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ठीक है, बस याद रख लेना कि फर्म को वो खर्चे के फॉर्म में, एक्सपेंसेस के फॉर्म में अलाउ हुए हैं तो पार्टनर के लिए वो इनकम है, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। तो ए का है फोर्थ। अब बी का देखिए, पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो विडो है उसको जो पेंशन मिली तो वो किस में आएगी? आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये मैंने आपको कवर करवा रखा है। अब देखिए एक एक पॉइंट हर नहीं बताऊंगा, जो आपको टिपिकल लगेंगे वो मैं पीडीएफ में दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो आराम से। आपके पास क्या होता है, मोबाइल में ऑप्शन होता है, तो आप सर्च करके देख लीजिए। आप जैसे ही पेंशन रिसीव डालोगे तो आप वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो पॉइंट है, जो आपको लग रहा है कि यार पॉइंट मैं भूल गया हूँ, वो भी पता चल जाएंगे। ठीक है, या कंप्यूटर पे देखते हो तो कंट्रोल F कर लेते हैं अपन, फाइंड का ऑप्शन कर लेना, और फाइंड के ऑप्शन में जाके जो भी आपको सर्च करना है, जैसे आपने पेंशन लिखा तो पेंशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको दिखने लग जाएगा। आपको पता ही है ऑप्शन तो नॉर्मल वर्ड में भी आ जाता है, पीडीएफ में भी आ जाता है, तो कहीं पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सी पॉइंट में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस। अब देखिए ये बोल रहा है कि मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, तो आपको पता है कि कैपिटल गेन का पार्ट आता है। यह है डेप्रीशिएबल असेट। डेप्रीशिएबल असेट चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो, लेकिन उस पर जो गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, याद रखना। उस पर जो भी गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं सी का कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट। ये मैंने आपको पीजीबीपी में बताया था और कैपिटल गेन वाले पार्ट में ही बताया था। तो देखिए 4 फिर 1 फिर 2, ऐसे 4 1 2। अब देखिए कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉफिट अर्न। देखिए सीधी सी बात है, आपका कोई लैंड था, गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग आपका बीच में आ रहा था लैंड, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी एक्वायर कर लिया और आपको कंपनसेशन दे दिया, जो भी इनिशियल है या एनहांस कंपनसेशन है। तो वो किस में टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डी के लिए थर्ड आएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो इनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो याद रखना कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, और इससे रिलेटेड तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इसलिए मैंने थर्ड बोला, मैंने सेकंड नहीं बोला। तो सेकंड मैंने मशीनरी के लिए बोला, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। तो 4 1 2 3 ये अपना ऑप्शन होगा। कोड में आप देख सकते हैं आपको कौन सा दिख रहा है। 4 तो यहाँ पे भी दिख रहा है लेकिन 1 नहीं है, तो 4 यहाँ दिख रहा है। 4 1 2 3, तो डी अपना आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल सोचना है। अभी अभी देखिए अपन ने सेकंड में कवर किया, वही चीज़ आपके नवंबर 17 में वापस से आई, अलग से ऑप्शन में, अलग से क्वेश्चन में। द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रीटेड एस।
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कि मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उसको कहाँ दिखाओगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी अभी जस्ट कवर किया, तो थर्ड का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, क्योंकि याद रखना कि डेप्रिशिएबल एसेट को जब भी बेचते हैं उस पर जो गेन होता है या लॉस होता है वो जनरली किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले पार्ट में या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म नहीं बनेगा। ठीक, चाहे आपने उसको 36 महीने से ज़्यादा के लिए यानी 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड किया हुआ है तब भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट ही बनेगा, लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं बनेगा। चाहे एसेट लॉन्ग टर्म हो लेकिन जो गेन आता है वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। अब देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 विदाउट कंसिडरेशन इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अब देखिए ये मैंने आपको सेक्शन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 56 का पार्ट कवर कराया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर कराया था, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जनरली किन के लिए टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी, और डी है ऑल असेसी। तो 4 में से एक देख लेते हैं कौन सा होगा, पर पहले आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए ये मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पीडीएफ में ही आ गया हूँ और उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं, आप फाइंड करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको आराम से पर्टिकुलर पार्ट मिल जाएगा। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, जब भी कोई एमसीक्यूज देखता हूँ, अगर मैं साथ में पीडीएफ लेके बैठा हूँ तो अगर मुझे पॉइंट में दिक्कत होती है तो मैं फाइंड का ऑप्शन करके सर्च कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर पर Ctrl+F कर लेना, आराम से आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को ढूंढने में या जो भी मैंने पीडीएफ में इनके पॉइंट कराए हैं उनको ढूंढने में। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑब्लिक प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन बाय इंडिविजुअल एचयूएफ। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ। तो हमारे केस में जो क्वेश्चन था वो जनरली इससे रिलेटेड था, इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम 1 or more person ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर इज मोर देन ₹50,000 होल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। तो वो रिसिपेंट कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ, याद रख लेना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपना आंसर क्या होगा, फोर्थ का बी होगा। ठीक है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो यहाँ पे कंपनी का पार्ट नहीं आएगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है। फिर आप देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज इज इनएडमिसिबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्यूट करते हैं तो कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं, इनएडमिसिबल है, जो कि एडमिसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो एक्सपेंस है, एक बार देख लेना, ये मैंने आपको बताया है कि जनरली अलाउ होंगे, लेकिन जो ये इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरो टू मीट टैक्स लाइबिलिटीज़ है ये नहीं अलाउ होगा, और ये नहीं अलाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी को मीट करने के लिए जो अमाउंट लिया है लोन के फॉर्म में उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देखिए आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो जनरली आपने उसके लिए लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कभी भी अलाउ नहीं होता। ठीक है, लेकिन कलेक्शन चार्जेस पेड टू बैंकर और एनी अदर पर्सन टू कलेक्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, उस केस में आप अपने बैंकर को क्या कर रहे हो, जो भी कलेक्शन चार्जेस पे कर रहे हो या किसी भी पर्सन को कलेक्शन चार्जेस पे कर रहे हो तो वो अलाउ हो जाता है। इसी तरीके से आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस पर आपने क्या कर रखा है, एक तरीके से आपको पता है कि अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट का पार्ट भी अलाउ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से लास्ट में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन लेट आउट मशीनरी एंड प्लांट। तो प्लांट एंड मशीनरी को आपने किराए पे दिया, कह रहा है ना, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो भी आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन ए पॉइंट आपको अलाउ नहीं होगा, तो ये इनएडमिसिबल है, जून 13 में आया हुआ है। तो ये भी एक बार देख लेना, वैसे तो मैंने कहीं ना कहीं ये कवर करवाए हुए हैं, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पार्ट में आपको दिख जाएंगे, पीडीएफ में आराम से आपको दिखेंगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। फिर देखिए आपको 6 पॉइंट में क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे सेक्शन 15, सेक्शन 28, सेक्शन 22, सेक्शन 56, तो हम बोलेंगे चार्जिंग सेक्शन जो होता है इसका वो क्या होता है, सेक्शन 56 होता है। फिर देखिए इनके सब सेक्शन भी आते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में जाके देखेंगे मैंने चार्जिंग सेक्शन पीडीएफ में कवर करवा रखा है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए मैं इसमें आ चुका हूँ पीडीएफ में, अब मैं शुरू में ऊपर पहुँच जाता हूँ सीधा, देखिए मैं शुरू में पहुँच रहा हूँ, तो आपको ये दिख गया बेसिस ऑफ चार्ज। अब मैं देखिए इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है कि यार जो पीडीएफ कवर किया है जरूरी नहीं कि उसमें हो, लेकिन उसमें होता है। तभी मैंने क्या बताया कि Ctrl+F करके जरूर सर्च कर लेना, जो भी मेन पॉइंट है आपको दिख जाएंगे। तो देखिए इसका सेक्शन 56 है, और देखिए क्या होता है कि अभी मैंने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो 5 तक तो क्या थे, आपके पास्ट ईयर के थे, क्योंकि आप 2011-12 से अटैम्प्ट में देखोगे 2012 से लेकर 2019-20 तक के वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं। अब उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इतने नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने और भी इंपॉर्टेंट कवर किए। देखिए आपको 6, 7, 8, 9, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ पॉइंट रह जाते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट करेंगे तो एग्जाम में उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे आपको अरिहंत की बुक से,
ट्रूमैन की, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैंने ही सारे कवर किए हों। मेरे को तो जो लगते हैं इंपॉर्टेंट मैं जनरली वो कवर कर लेता हूँ। तो आपको जहाँ जहाँ से दिख रहे हैं वो ज़रूर कवर करना। अब देखिए यहाँ पे 7th में क्या बोल रहा है, जॉन एंगेज इन फर्टिलाइजर ट्रेड, रिसीव्ड रेंट बाय सबलेटिंग ए बिल्डिंग। तो ये बोल रहा है कि जॉन जो कि एक फर्टिलाइजर ट्रेड में एंगेज था, उसका जनरली बिजनेस था, उसने क्या करा, अपनी बिल्डिंग को सबलेट किया। रिसीव्ड रेंट बाय सबलेटिंग, इसका मतलब उसने क्या करा था, एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई थी, फिर उसने भी क्या करा, उसको भी किराए पे चढ़ा दी। समझ गए? देखिए जैसे ये बिल्डिंग है, अब ये जॉन ने इसको क्या कर रखा है, रेंट पे ले रखा है। जॉन ने गलती से ए लगा दिया, जॉन ने इसको रेंट पे ले रखा है, फिर जॉन ने इसको क्या कर दिया, सबलेट कर दिया किसी और पर्सन को। मान के चलिए ए को सबलेट कर दिया जॉन ने, तो ए से जो भी रेंट मिल रहा है, तो बोल रहा है ये किस में टैक्सेबल होगा। तो अब आपको भी पता है कि जब सबलेटिंग की जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। अब इसका भी पॉइंट मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी अभी। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग इनकम आर जनरली टैक्सेबल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉइंट। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्ट आ रहा है। तो ये आ गया आपका 7th का डी। अब 8th पे चलते हैं। 8th में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिविडेंड डेराइव्ड फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर द हेड। अब देखिए बोल रहा है कि अगर आपने शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में रखे हुए, मतलब शेयर्स को आप खरीदने बेचने का काम करते हो और उस पर जो डिविडेंड मिलता है, तब भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाता है। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट कहाँ कवर करा रखा है, ये भी मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पीडीएफ में कवर करा रखा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ यार सर ने ये करवाया हुआ है और हमने किया हुआ है। जब मैंने आपको डिविडेंड का पार्ट बताया, तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड के पार्ट में शुरू में ही आपके आ रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, डिविडेंड का अलग से टॉपिक दिख रहा है। फिर देखिए बोल रहा है डिविडेंड आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, देखिए बताया था, और एज इन्वेस्टमेंट। आपकी कमी क्या रहती है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आप खुद कर लेते हो, आपके जो भी गलत होते हैं उनका आप क्या करते हो, इवेल्यूशन नहीं करते हो। मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ के साथ साथ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हो। आप खुद भी देख सकते हो चेक करके, जरूरी नहीं कि मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए, लेकिन आप पीडीएफ को वापस से चेक कीजिए, कहाँ पे आपने गलती करी है वो आपको पता चल जाएगी। कभी कभी क्या मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए एक तरीके से आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि यार सर ने गलत बता दिया तो सर को थोड़ा करेक्ट कर दें। वैसे मोस्टली मेरे से गलती नहीं होती, लेकिन कभी भी हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसको एक बार देख लूँगा चेक करके, उसके बाद आपको बता दूंगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करी। पर जनरली ये सारे पार्ट मैं सही बताता हूँ। तो देखिए 8th का आपका क्या आएगा, ए आएगा। अब 9th देखिए, अब इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टोटल मिला के 30 है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। अब देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको बताया, अभी हमने देखा डिविडेंड, इसके अलावा आपको पता है कि कैजुअल इनकम, जिसमें क्या आता है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल का पार्ट आ जाता है, हॉर्स रेसेज आ जाते हैं, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सारे आते हैं, तो कैजुअल इनकम है मैंने आपको बताया। तो ये भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पीडीएफ में जाके देख लीजिए, ठीक है, फाइंड कर लीजिए। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी आएगा, बैटिंग भी आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो 9th का अपना जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, 10 देखिए क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी। अब देखिए आपको पता है कि आउटसाइड इंडिया से अगर एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हो रही है, कहने का मतलब एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, लैंड है, वो आपका इंडिया के बाहर है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, वहाँ से आपको क्या मिल रही है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम मिल रही है वो इंडिया में आ रही है। लेकिन आपको पता है ना कि वो एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से रिसीव हुई है, इंडिया के बाहर से रिसीव हुई है। तो ये कहाँ टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। किस में होगी, टैक्सेबल अंडर द हेड। देखता हूँ एक बार, 10th का अपना होगा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अपना 10th का क्या होगा, बी होगा, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्प्ट कब होगी, जब इंडिया में ही आपका एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी, तो उस केस में क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। और उसका टैक्स कैसे कंप्यूट होता है वो अलग से आपका पार्ट आएगा। अगर कोशिश मैं यही करूंगा कि जब भी मैं असेसमेंट का पार्ट बताऊं तो क्या पता आपको एक एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन भी बता दूंगा और टैक्स कैसे कंप्यूट होता है वो भी बता दूंगा। देखिए आपके नेट के अकॉर्डिंग इतना टिपिकल पार्ट नहीं आता, मोस्टली आपके थियोरटिकल पार्ट आते हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही कवर करवाता हूँ। ठीक है, कोई हमें CS के अकॉर्डिंग जनरली नहीं चलना, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ। तो 10th का अपना होगा बी, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
और हाँ, अगर आपको इसको भी देखना है कि सर ये कहाँ से आया जो आप बता रहे हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसको भी मैंने कवर कर रखा है। देखिए, फॉलोइंग इनकम्स आर जनरली टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जैसे मैंने सब लेटिंग का भी बताया था, इसके पास में ही दे रखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ है, तो वो मैंने सबसे नीचे कवर कर रखे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यानी पीडीएफ के बिल्कुल नीचे। लेकिन उनसे रिलेटेड अगर आप इनकम भी देखोगे तो वो अलाउ होती है। जैसे देखिए आपको क्या बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर प्लांट मशीनरी फर्नीचर, तो आपने किराए पे दी, तो आपको पता है कि उनसे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है या खर्चे हैं वो भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अलाउ होंगे, क्योंकि आप किराए पे देने का काम कर रहे हो प्लांट मशीनरी फर्नीचर को, तो जो इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है, क्योंकि वो पीजीबीपी में अगर टैक्सेबल नहीं होती तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो उसके जो खर्चे हैं इनकम के वो भी जनरली आपको अलाउ हो ही जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं है वो स्पेसिफिकली दे रखे हैं, तो वो मैंने नीचे अलग से कवर कर रखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 10th का आपका बी है। 11 देखिए क्या बोल रहा है, डीएस वॉज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ लॉटरीज, ही हिमसेल्फ वॉन ए लॉटरी। देखो डीएस नाम का एक कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, लॉटरी का बिजनेस करता है, लॉटरी खरीद के बेचने का काम करता है, उसको जनरली कमीशन मिल जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो खुद भी लॉटरी जीत गया। तो ये मान के चलते हैं कि जो उसकी अनसोल्ड स्टॉक वाली लॉटरीज है, इसका मतलब क्या है, जो लॉटरी बिकी नहीं उसको क्या कर दिया उसने, क्योंकि आपको पता है कि लॉटरी बिकी नहीं, पर फिर भी क्या होता है उनमें से भी निकल सकती है। तो जो लॉटरी बिकी नहीं वो उसके पास ही पड़ी थी, उसने भी लॉटरी खेल ली और वो जीत गया। तो अनसोल्ड स्टॉक जो था उसमें से वो लॉटरी में से जीत गया, तो जो भी उसने इनकम अर्न करी उस लॉटरी से वो किस में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ये अपना 11th का है, तो यहाँ पे बोल रहा है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सी एग्जाम्प्ट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए केस हुआ था जिसमें जनरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको नहीं लिया गया, इसमें लिया गया था पीजीबीपी में। एक केस हुआ था, उसकी वजह से क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि ये किस में जाएगा, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, जिसमें जनरली क्या बोल दिया गया कि पर्सन क्या कर रहा है, ये जो लॉटरी की इनकम कमा रहा है वो उसके बिजनेस के इंसिडेंटल है, यानी बिजनेस के साथ साथ होके चल रही है, इसलिए वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। चाहे तो मैं इसका पॉइंट आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब मैंने आपका लॉटरी का पार्ट करवाया था उसमें कवर कराया था, एक बार मैं रुकिए सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए टाइम लगता है पीडीएफ में ढूंढने में भी। अब देखिए मैंने इसको ढूंढ तो लिया है, लेकिन ये किस में मिली है मुझे, पीजीबीपी में। तभी मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट आपको एक जगह ही मिले, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब देखिए पीजीबीपी में जनरली मैंने आपको जो बताया वो बताया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे एक तरीके से, ये तो है ही। तो इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ये बताया था। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पॉइंट आ गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज रेसेस एटसेट्रा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि मैंने अदर सोर्स में भी लिखा हुआ है, इवन इफ सच इनकम इज डिराइव थ्रू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन देखिए क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड व्हेन एसएससी डील्स इन लॉटरी टिकट एंड सम ऑफ द लॉटरी टिकट रिमेन्ड अनसोल्ड। तो वहाँ पे मैंने यही माना है कि वो अनसोल्ड रह गई। ठीक है, और एनी विनिंग फ्रॉम सच अनसोल्ड लॉटरी टिकट शैल बी ट्रीटेड एज इंसिडेंटल टू बिजनेस एंड टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, मैंने आपको ये बताया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग पीडीएफ में कवर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही पीडीएफ में आपका सारा पार्ट कवर हो जाए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबको लिंक करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एमसीक्यू समझ में आएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 11th का क्या होगा, आपका आंसर ए होगा। देखिए अब 12th में देखिए क्या बोल रहा है, अमन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ब्रिज फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹20 lakh इन जून 19। अमन रिसीव्ड एडवांस ऑफ ₹2 lakh, subsequently the agreement was cancelled and अमन forfeited the advance money। द एडवांस मनीज, अब ये जनरली मैंने आपको बताया हुआ है मोस्टली पीजीबीपी वाले पार्ट में भी, कैपिटल गेन पे भी, या दोनों में से किसी एक में बताया हुआ है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी बताया हुआ है, चाहे तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। तो देखिए पहले क्या करते थे हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर लेते थे। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ बिल्डिंग को बेचने का, एडवांस मुझे मिला, बाद में एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, यानी सामने वाले ने कैंसिल कर लिया क्योंकि वो अमाउंट नहीं दे पाया, क्योंकि अमन एंटर हुआ है ब्रिज के साथ कि बिल्डिंग बेचेगा और 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो ब्रिज से अमन को 2 लाख मिल गए, तो अमन के पास 2 लाख आए हुए। ठीक है, जैसी एग्रीमेंट की डेट आई ब्रिज ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो ये 2 लाख अमन ने जब्त कर दिए, फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो जो एडवांस मनी अमन को मिली वो एक तरीके से उसकी इनकम का पार्ट हो गया। तो पहले क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर देंगे, लेकिन अब क्या बोलते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है। तो 12th का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, टैक्सेबल एज इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पीडीएफ में भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब मैं इस पीडीएफ में आ चुका हूँ जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड ही है।
तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए मैंने ये नेविगेशन में इसको सर्च किया है और एडवांस सर्च किया तो सीधा ये एडवांस का ऑप्शन आ गया, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू। तो इस तरीके से आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो देखिए एडवांस रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड अप टू 31 मार्च 14, यानी 2013-14 तक की बात कर रहा है। अगर उस साल तक ऐसा पार्ट होता तो हम क्या करते थे कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर देते थे, यानी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उसमें से लेस कर देंगे, या जो भी बेचने का पार्ट है, जो भी कैपिटल एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट में से लेस कर लेते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, 1 अप्रैल 14 है उसके बाद से, कि टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखिए पूरा आपको दिख रहा है, टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड दस सच एडवांस वुड नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, यानी अब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पार्ट आते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 12 का वो क्या होगा, डी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। 13 देखिए, 13 जनरली जो बोल रहा है वो एनहांस कंपनसेशन की बात कर रहा है। तो जनरली ये मैंने आपको कैपिटल गेन इस वाले पार्ट में कवर करवा दिया था, तो वहाँ पे चाहे तो आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। शॉर्ट पार्ट तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए बोल रहा है, रमेश रिसीव्ड ₹7 लाख बाई वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन इन मार्च 2020। If further sum of ₹2 lakh decreed by the court is due but not received till 31st March 20, the amount of income chargeable to tax for assessment year 2021 would be। अब देखिए एनहांस इनकम की बात कर रहा है, सॉरी एनहांस कंपनसेशन की बात कर रहा है। तो एनहांस कंपनसेशन जब भी रिसीव होता है, जब भी रिसीव्ड होता है, तो उस ईयर में वो टैक्सेबल होता है। तो हम प्रीवियस ईयर किसकी बात कर रहे हैं, जिस ईयर में वो रिसीव्ड हुआ है। तो आपको बताया कि 7 लाख मार्च 2020 में रिसीव हुए, लेकिन जो फर्दर सम है 2 लाख रुपए और गवर्नमेंट देगी, लेकिन वो अभी ड्यू हुआ, लेकिन दिया नहीं है, रिसीव नहीं हुआ 31 मार्च 20 तक। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2019-20 है, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 1920 में कितना मिला, 7 लाख मिला, तो वो 7 लाख ही टैक्सेबल होगा, 13 का बी। एक बार चाहे तो मैं इसका पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने कैपिटल गेन वाले पार्ट में आपको दिखाया था। तो अब वही मैं आपको पीडीएफ में जाके दिखा देता हूँ। देखिए अब है ना, मैं ये कैपिटल गेन की पीडीएफ 2 में आ चुका हूँ। मैंने आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड की थी, तो सेकंड नंबर की पीडीएफ है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनसेशन का पार्ट, उसमें मैंने आपको इनिशियल कंपनसेशन बताया था, उसके बाद बताया था एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन में देखिए क्या बोल रहा है, टोटल एनहांस कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड, देखिए क्या बोल रहा है, रिसीव्ड सच कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ओनली। इफ ए पार्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड देन ओनली पार्ट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल एंड नॉट द एंटायर अमाउंट। फिर इसका मतलब क्या है, हमारा जो एग्जांपल है, जो कि अभी हमने क्या करा है, एमसीक्यूज का कवर किया, तो जो 2 लाख रुपए आपको दिख रहे थे ये वाले, वो आपको जब भी मिलेंगे तब वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन अभी तो आपको 7 लाख ही मिले एनहांस कंपनसेशन के फॉर्म में। यहाँ पे आपको पता है कि मैंने पॉइंट पढ़ा था एनहांस कंपनसेशन, उसके फॉर्म में आपको 7 लाख ही रिसीव्ड हुए हैं पिछले साल। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 2021 यानी प्रीवियस ईयर 1920 के लिए अभी 7 लाख ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। अब मोस्टली तो मैंने आपको बता दिए, अब कुछ कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जाऊँगा। ये बोल रहा है कि जो डीएस नाम का पर्सन है, उसने रिसीव्ड किया 10,000 एज डायरेक्टर्स फी फ्रॉम ए कंपनी, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो सीधी सी बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि अपन टॉपिक ही उसका पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के होंगे। लेकिन एग्जाम में जब भी आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये कोई इनकम फ्रॉम सैलरी इसमें नहीं जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। ठीक है, तो 14 का तो सिंपल था वैसे भी। अब देखिए 15 देखिए, एन असेसी अर्न इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 6,000 रुपये, सच सम शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट। वो असेसी ने क्या करा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसमें से इंटरेस्ट अर्न किया 6,000 रुपये का। तो आपको पता है कि 15 का भी आपका आंसर क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डी होगा। फिर देखिए 16, वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू द असेसी फॉर। तो आपको पता है कि डिडक्शन किसकी नहीं मिलती है, पर्सनल एक्सपेंडिचर की नहीं मिलती, डायरेक्ट टैक्स की नहीं मिलती, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस की आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा। कहने का मतलब मान के चलिए आपने बाहर से लोन लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, कह रहे हैं ना, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, ये हो गया। तो आपको जो भी इंटरेस्ट का पार्ट पेबल करना है, बिना टीडीएस काटे पे कर दिया, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, या टीडीएस काट तो लिया लेकिन उसको गवर्नमेंट में जमा नहीं कराया। चलिए एक बार इसका पॉइंट आपको दिखाई देता हूँ, वेट। तो देखिए अब मैं इसमें आ चुका हूँ जनरली, ये आपको दिख रहा है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। इनएडमिसिबल डिडक्शंस फॉर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पर्सनल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, कैजुअल इनकम के पार्ट आपको दे रखे हैं, इनकम टैक्स अभी बताया हमने, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया इफ नो टीडीएस, और आफ्टर टीडीएस नॉट पेड टू गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या कि टीडीएस या तो काटा ही नहीं गया, या काट तो लिया है आपने
लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट में जमा नहीं कराया, यानी डिडक्ट तो कर दिया लेकिन गवर्नमेंट ने जमा नहीं कराया, तो उस केस में भी जनरली क्या है कि ये अलाउ नहीं होगा। कह रहा है ना ये डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, तो ये भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। अपना क्या होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबव। अब अगले पे चलते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, 16 तो अपना आ जाएगा डी आंसर, मैंने बता दिया। 17 गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इज नॉट टैक्सेबल, वन ऑफ देम इज। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जनरली इसमें यही बोल रहा है ना कि अगर आपको गिफ्ट मिला है सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में, किस सर्कमस्टेंसेज में वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी अगर एक इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलता है तो किस परिस्थिति में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फैमिली फ्रेंड से गिफ्ट मिला है तो वो तो टैक्सेबल होता ही, आपको पता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता। मैरिज पर इंडिविजुअल को गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। यहाँ पे बोल रहा है एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली, तो किसी की भी मैरिज हो रही है उससे जो गिफ्ट मिला। अब देखिए इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन एक लिमिटेड ही है, तो आपकी फैमिली में आपको किसी से भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी मैरिज हो रही है, तो उस केस में तो हम टैक्सेबल इसको नॉर्मली बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल असेसी, इसकी खुद की मैरिज हो रही है और इसको जो गिफ्ट मिला, बहुत सारे लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, रिलेटिव आते हैं, जो भी आ रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं, जाने अनजाने में कोई और भी पर्सन आ रहा है गिफ्ट दे रहा है, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता। चाहे तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए मैंने पीडीएफ में मैं आ चुका हूँ। जब मैंने गिफ्ट का पॉइंट आपको बताया था तो उसके नीचे ही बताया था कि फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, चाहे वो 50,000 से ज़्यादा का हो चाहे 50 से कम का, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 50 की लिमिट नहीं देखी जाती। इसका मतलब 50 से ज़्यादा भी हो गया पार्ट तब भी वो एग्जेम्प्ट होगा। तो रिलेटिव से मिल रहा है और मैरिज के ओकेजन पे मिल रहा है। और आपको बताया कि रिलेटिव की डेफिनेशन भी मैंने नीचे बता दिया था क्या क्या आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव में स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल के भाई बहन आ गए, ठीक, वो तो चलो ब्रदर सिस्टर में आ गए। इंडिविजुअल जो भी है, जैसे हस्बैंड है तो उसकी वाइफ आ गई। फिर इसी तरीके से क्या बोल दिया कि जो हस्बैंड है उसकी वाइफ, वाइफ के भाई बहन आ गए, ठीक। इसी तरीके से क्या बोल दिया कि जो हस्बैंड है उसके माता पिता है तो माता पिता के भाई बहन आ गए। इसी तरीके से जो हस्बैंड है उसके लीनियल असेंडेंट आ गए, डिसेंडेंट आ गए, मतलब पूर्वज, वंशज। तो आपको पता है कि आगे के जो आने वाले, जैसे बेटा हो गया उसका बेटा हो गया, या जो इंडिविजुअल है हस्बैंड है तो उसके फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ये आपको पता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल की जो वाइफ है तो वाइफ के भी वही पूर्वज और वंशज जो आपको बताया मैंने। इसके अलावा जो भी ये पर्सन रेफर किए गए उनकी स्पाउस या उनका स्पाउस, जैसे वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, ऐसे हो गया। यानी कहने के केस में अगर ब्रदर है तो ब्रदर की वाइफ भी आ गई, सिस्टर है तो सिस्टर का हस्बैंड भी आ गया, इस तरीके से। तो बहुत सारे इसमें रिलेशन आ जाएंगे, याद रखना। पर यहाँ पे हमें टैक्सेबिलिटी का पार्ट देखना था कि कौन सा टैक्सेबल नहीं है, ये देखना था। तो 17 का आपका आएगा सी, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल की खुद की शादी है, जो गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता। फिर देखिए 18 में क्या बोल रहा है, जनरली डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एक्सेप्शन टू द रूल इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फॉरेन कंपनी। आपको बताया कि फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और टैक्सेबल होता है। डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख से ऊपर का जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो भी टैक्सेबल होता है, आपको पता है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी जनरली क्या होता है, आपका टैक्सेबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। 18 में क्या बोलेंगे, डी। ये भी मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करवाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। 19 वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये बोल रहा है कौन सी रिसिप्ट टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। तो अब देखिए यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर की बात कर रहा है, ये नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रो लैंड, ये भी जनरल इसमें नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट। 19 का आपका आएगा बी। आपको पता है कि देखिए जैसे हॉर्स रेस का पार्ट है, उसमें आप क्या कर रहे हो, दाव लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर हॉर्स पे तो जीत गए, तो आपको पता है कि वो मैंने आपको कैजुअल इनकम में बताया था। तो इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट ही आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो 19 का बी है। डिटेल में जाना है तो हर पर्टिकुलर पीडीएफ के अलग अलग पॉइंट है, आपको पता है कि पीजीबीपी का अलग है, कैपिटल गेन का अलग है, तो उसमें कवर कीजिए। हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट देखिए तो आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है पर्सन इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी इफ ही इज द ओनर ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी,
ओनर ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी, एंटाइटल टू 10% प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा। अब अपने जो क्वेश्चन आ गए वो क्लबिंग ऑफ इनकम के याद रखना। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में मैंने बताया था कि अगर एक पर्सन है, जैसे हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है, उसकी जो वाइफ है ऐसी कंपनी में काम कर रही है जिसमें हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने बताया था। जैसे एक्स लिमिटेड है, उसमें उसकी वाइफ क्या कर रही है, वर्क कर रही है, और आपको बताया कि हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो जो वाइफ सैलरी कमा रही है वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगी। कब? अगर हस्बैंड का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, वाइफ जो भी जॉब पे लगी है एक्स लिमिटेड में, वो हस्बैंड के इन्फ्लुएंस के थ्रू लगी है। तो वहाँ मैंने बताया था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% या उससे ज़्यादा की इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। अगर आप उसके ओनर हो तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। आपके उसके साथ में आपके रिलेटिव भी आते हैं। रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर था और समथिंग मेरे को ध्यान आ रहा है तो फादर और मदर, समथिंग ऐसे कुछ था। तो आप देख सकते हो कि ब्रदर सिस्टर भी था। तो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड का 15% इंटरेस्ट है और ब्रदर का 10% है। तो उस केस में देखिए स्पाउस भी आ रहा था, याद रखना। तो टोटल मिला के 25 हो गया। तो 20 है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 20 का आपका ए आएगा, द ओनर ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी। तो एक बार वहाँ पे पीडीएफ में जाके देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। 21, इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, हाउर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ। देखिए आपको पता है कि अगर एक मैरिड डॉटर है जो माइनर है तब भी क्लबिंग का पार्ट लगता है, ये मैंने आपको बताया था। माइनर हैंडीकैप्ड है तो नहीं लगता। तो मैंने दो केस में बताया था, माइनर के पास खुद की स्किल है तो उसकी इनकम कभी भी पेरेंट की इनकम में नहीं जुड़ेगी। खुद की स्किल मतलब जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट है, ठीक है, उसके पास खुद के पास नॉलेज है, तब वो जाके वो खुद ही वर्क कर रहा है, तो उसने जो भी इनकम कमाई तो वो पेरेंट की इनकम में नहीं जुड़ेगी। लेकिन जैसे देखिए फादर ने क्या करा दी, एफडी करा दी उसके नाम से, उसने जो इंटरेस्ट कमाया, तो आपको पता है कि वो या तो फादर की इनकम में जुड़ेगा या मदर की इनकम में जुड़ेगा, क्योंकि कोई स्किल नहीं है। तो दो केस में क्लबिंग नहीं होती माइनर की, एक तो उसके पास स्किल है और अगर वो हैंडीकैप्ड है 80U के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने बताया था कि वो ब्लाइंडनेस है उसके पास या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ऑटिज्म है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 80U में क्या दे रखी है, बीमारियाँ दे रखी है, डिजीज़ दे रखी है, ऐसे बोल सकते हैं। सुन नहीं सकता, दिखाई कम देता है या पूरा ही ब्लाइंड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, वो हैंडीकैप के केस में आ जाता है 80U में। तो हम बोलेंगे इस केस में क्लबिंग नहीं होगी, 21 का बी। लेकिन इस केस में हो जाएगी क्लबिंग। पेरेंट्स सेपरेट होते हैं तो पिछले साल जिसने मेंटेन किया है, कहने का मतलब डाइवोर्स हो गया, तो पिछले साल जिसने उसको मेंटेन किया था, कहने का मतलब बच्चे को जो संभाल रहा था, उसकी इनकम में जुड़ जाएगी। जैसे मदर संभाल रही है तो मदर की इनकम में, फादर संभाल रहा है तो फादर की इनकम में जुड़ जाएगा। तो 21 का आपका आएगा बी। 22 देखिए क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लब्ड इफ एसेट यील्डिंग इनकम इज ट्रांसफर्ड एज रिवोकेबल ट्रांसफर। फिर आपको बोल रहा है इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट यील्डिंग इनकम। यहाँ पे सेक्शन 60 आपने देखा था, उसमें क्या था, इनकम कब क्लब होगी, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट यील्डिंग इनकम। यही आपने कवर किया था मेरे अकॉर्डिंग, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसका जो 22 का आंसर होगा वो आपका बी ही होगा, जिसमें क्या है, इनकम का सोर्स ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी जो एसेट है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, लेकिन जो इनकम कमा रहा है वो किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड की हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड रेंट हस्बैंड को मिल रहा था, लेकिन उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई, तो वो टैक्स बचाना चाहता था, तो उसने क्या करा, अपनी वाइफ के फेवर में जो भी रेंट की डीड थी वो ट्रांसफ़र कर दी। अब जो भी रेंट है वो वाइफ के फेवर में मिलता था, तो एक तरीके से उसने बचा लिया। लेकिन आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ये सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन बना लिए और बोला कि जैसे अगर आप क्या करते हो, एसेट तो अपने पास रख रहे हो, लेकिन उसका जो इनकम का सोर्स है अगर किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा, यानी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हो जानबूझ के इनकम को बचाने के लिए, तो वापस से आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो वाइफ को जो भी इनकम हो रही है रेंट की, वो हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। तो जनरली यही पार्ट आपका सेक्शन 60 में दे रखा है। एक बार चलिए देख ही लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए तो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, सेक्शन 60। ये क्लबिंग ऑफ इनकम की पीडीएफ है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम एनी असेट विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, सच ट्रांसफर्ड इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर कैन बी रिवोकेबल और इरिवोकेबल। इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर इनकम का पार्ट ट्रांसफर कर रहे हैं वो सामने वाला पर्सन वापस से ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो ये बोल रहा है ट्रांसफर रिवोकेबल, यानी खंडनीय भी हो सकता है और अखंडनीय भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो पर्सन हस्बैंड अगर वाइफ को क्या कर रहा है, इनकम का सोर्स ट्रांसफर कर रहा है, तो वापस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। पर उस केस में आपको पता है कि वाइफ की जो भी इनकम होगी
वो हस्बैंड की इनकम में जुड़ेगी। तो जनरली एक तरीके से हस्बैंड ने अपना राइट क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया, यानी अपनी वाइफ को दे दिया। तो उस केस में वो वापस से क्या होगा, जो भी वाइफ को इनकम होगी वो हस्बैंड की इनकम में ही क्लब होगी। ये पर्टिकुलर मैंने केस बताया था, तो ये सेक्शन 60 बोल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे 22 का बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए 23 में क्या बोल रहा है, एनी इनकम फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर इफ such asset is held by the spouse as on the last day of previous year. Relationship between them exists as on the date of accrual of income. देखिए सीधी सी बात है, जब क्या कर रहा है कि आपको पता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है और वाइफ उस पर इनकम कमा रही है। जैसे पहले वाले केस में तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करी, लेकिन आपको पता है कि इसके बाद का जो सेक्शन आपने कवर किया था, जिसमें आपने क्या कवर किया था कि हस्बैंड ने जो भी कैपिटल असेट है वो अपनी क्या कर दी वाइफ को, या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दी। मेरे केस में मैंने क्या बताया, हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी। उस हाउस प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट होगा वो किसकी इनकम में जुड़ेगा, हस्बैंड की इनकम में जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो इनकम के एक्रूअल के समय दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब स्पाउस का रिलेशनशिप होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ अक्रूअल ऑफ इनकम। तो हम बोल सकते हैं 23 का आपका आंसर क्या होगा, बी। तो अब सिंपल है, बेसिक है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64 एन इंडिविजुअल हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी इफ ही होल्ड 20% ऑफ वोटिंग राइट अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव। ये मैंने आपको बताया, हेयर रिलेटिव डू नॉट इंक्लूड। अच्छा ये क्वेश्चन आ भी गया, तो एक बार मैं आपको रिलेटिव में बता देता हूँ क्या क्या आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि स्पाउस तो आता ही है, फादर भी आते हैं, ब्रदर सिस्टर भी आते हैं, फादर इन लॉ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ससुर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 24 में सी नहीं आएगा। फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस सेक्शन 64। तो इसमें क्या बोल रखा है, एनी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ स्पाउस हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि हस्बैंड किसी कंपनी में है जहाँ पे उसका क्या है 20% है, उससे ज़्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वाइफ भी क्या कर रही है, उसी कंपनी में जॉब कर रही है। तो जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वाइफ को वो हस्बैंड की इनकम में कब जुड़ेगा, अगर वाइफ के पास कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जिसमें आपको बोल रहा है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के केस में जो 20% और मोर इक्विटी शेयर का पार्ट देखा जाता है, मैंने गलती से प्रेफरेंस बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहा है, 20% और मोर इक्विटी की बात कर रहा है ना, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर का पार्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव, तो इंडिविजुअल के साथ साथ रिलेटिव का शेयर मिला के टोटल 20% या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अब रिलेटिव में क्या आ गया, देखिए हस्बैंड वाइफ, तो इसका मतलब क्या, अगर हस्बैंड है तो उसके साथ उसकी स्पाउस यानी वाइफ, वाइफ है तो उसके साथ उसका हस्बैंड, ये आ गया। ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा ये भी आ रहा है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका बेटा भी आ गया, यानी उसके आगे आने वाले जो भी वंशज हो गए, और पूर्वज में क्या हो गया, फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, जनरली ये सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। तो एक बार ढंग से देख लेना, क्योंकि ये भी कभी कभी आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, 24 का सी नहीं होगा रिलेटिव में। अब देखिए, क्योंकि फादर एक तरीके से किस में आ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग फादर जो आ जाता है वो आ जाता है असेंडेंट में, लीनियल असेंडेंट में, क्योंकि वो एक तरीके से पूर्वज हो गया। जो भी इंडिविजुअल है, जैसे एक सन है तो फादर की बात कर रहे हैं, ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं, तो वो लीनियल असेंडेंट है। लेकिन एक जो सन है उसका भी सन होगा, फिर उसका भी सन होगा, तो वो लीनियल डिसेंडेंट में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब 25 की बात कर रहा है, व्हेन इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड assessee will get deduction under section 10 subsection 32 of rupees 1500। 25 में दे रखा है इनकम क्लब्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 1500। देखिए 1500 की नहीं मिलती, कह रहा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि अगर एक माइनर की इनकम ही 1200 है, ठीक है, तो 1500 और 1200 विच इज लेस, अगर इनकम ही 2000 है तो उस केस में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1500 ही तो मिलेंगे, क्योंकि 2000 और 1500 विच इज लेस। तो पूरी 1500 नहीं मिलती, अगर इनकम ही कम है तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर इनकम माइनर की ज़्यादा है तो उस केस में डिडक्शन मैक्सिमम 1500 तक की मिलेगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, 25 का बी। ठीक है, अब 26 देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर ऑफ HUF। देखिए सीधी सी बात है, एक HUF का मेंबर है, उसने सेल्फ एक्वायर्ड कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी मान के चलिए, अब उसने वो क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी किसमें, HUF में, मतलब फैमिली को दे दी। तो यहाँ पे बोल रहा है, ये देखो जो आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक है। तो हमको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक कवर करने इन ऑप्शन में से।
तो बोल रहा है देन द इनकम डेराइव्ड बाय द जॉइंट फैमिली ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल हु वाज द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि जिस इंडिविजुअल ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने एचयूएफ को ट्रांसफ़र की थी, एचयूएफ ने जो भी उस पर इनकम कमाई या जो फैमिली ने जो भी इनकम कमाई वो उस इंडिविजुअल की इनकम में क्लब हो जाती है, ये आपको पता है। लेकिन जो ये आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है, ट्रांसफर्ड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एचयूएफ अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी हो सकता है। तो या तो कन्वर्ट कर दिया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में या ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको, एचयूएफ को। अब वो कर्ता के फॉर्म में, एचयूएफ कर्ता के फॉर्म में जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन आपको पता है कि जो भी इनकम आएगी वो उस इंडिविजुअल के हैंड में क्लब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है वो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र की है, मतलब अमाउंट या तो कम लिया है या लिया ही नहीं है, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ऐसे बोल रहा है ना, यानी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के फॉर्म में ट्रांसफ़र की है। तो हम क्या बोलेंगे, ए या बी, ये दोनों आएगा। ट्रांसफर्ड बाय हिम डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एचयूएफ फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखिए एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि एचयूएफ से पूरे पैसे लिए, तो एचयूएफ जो भी इनकम कमाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी वो एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि एचयूएफ ने पूरा उसका अमाउंट दिया है। लेकिन जहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आ जाता है तो क्लबिंग का पॉइंट आ जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ए या बी पॉइंट दोनों आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर ए और बी। अब देखिए 4 क्वेश्चन और बचे हुए। 27 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इनकम दैट अक्रूज टू ए माइनर चाइल्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ हिज पेरेंट। अब देखिए आपको बताया कि इनकम अर्न फ्रॉम एफडी ट्रांसफर्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, ये बोल रहा है कि एफडी जो ग्रैंडफादर ने ट्रांसफ़र करी उस पर जो इनकम अर्न करी, तो ये तो चलो क्लब होगी। इनकम अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय हिज फादर, तो फादर ने ट्रांसफ़र करी, ये भी क्लब होगी। इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर्ड बाय हिज मदर, तो ये भी आपको पता है कि जनरली जो भी ट्रांसफ़र किए इसमें कोई स्किल का पार्ट यूज़ नहीं हो रहा, माइनर इसमें कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा, माइनर के पास एफडी है, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट है, जो कि किसी न किसी ने उसको गिफ्ट दी है एक तरीके से, उस पर जो भी इनकम कमाएगा, तो यहाँ पे कोई स्किल नहीं कर रहा। लेकिन डी में देखिए उसके पास एक आर्ट है, एक कला है, तो इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन डांस कंपटीशन, तो मैंने आपको बताया था एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, अगर वो इनकम अर्न करता है तो क्लबिंग नहीं होती, वो उसकी खुद की सेपरेटली इनकम कहलाती है और अलग से कंप्यूट होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये इनकम नहीं जुड़ेगी, कौन सी, डी वाली, ठीक है। 28 देखिए, इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। अब देखिए आपको पता है कि माइनर चाइल्ड की इनकम को जोड़ने से पहले जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है उसमें जुड़ेगी, तो बोल रहा है दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर दिस क्लबिंग इज ग्रेटर, तो हम क्या बोल सकते हैं, 28 का आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर दिस क्लबिंग, मतलब माइनर की इनकम जोड़ने से पहले जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है उसमें वो जुड़ेगी, तो हम बोल सकते हैं 28 का ए है। तो बाकी सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम का नहीं है, पढ़ के देख लेना चाहे आप। 29 देखिए, ये बोल रहा है राजा ने गिफ्ट किया 2 लाख टू हिज वाइफ ऑन 1 अप्रैल 19 विच शी इन्वेस्ट इन ए फर्म ऑन इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम ऑन 1 जनवरी 2020। तो देखो राजा ने गिफ्ट किया किसको, अपनी वाइफ को 2 लाख रुपए, वाइफ ने क्या कर दिया, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। मिसिज राजा विड्रॉ द मनी एंड गिफ्ट इट टू देयर सन्स वाइफ, मिसिज राजा ने क्या कर दिया, अमाउंट निकाला और ये बोल रहा है कि अपने बेटे की बीवी को यानी बहू को ट्रांसफ़र कर दिया गिफ्ट। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 दिसंबर 19 एंड 1 जनवरी 20 टू 31 मार्च 20 शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ। तो ये बोल रहा है कि जो भी ये इंटरेस्ट का पार्ट है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 दिसंबर का, और 1 जनवरी को जब क्या करा, मनी निकाल के वो गिफ्ट कर दिया अपनी बहू को, तो वो भी पार्ट किस में आएगा, शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ। तो आपको ये भी पता है कि जनरली किस में आएगा, मिस्टर राजा के हैंड में ही आएगा। एक बार पर्टिकुलर प्रोविजन पूरा पढ़ के देखना, आपको मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है, तो ये मिस्टर राजा के हैंड में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये नहीं कि बाकी पार्ट मिसेज राजा के हैंड में हो जाएगा, मिस्टर राजा के, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाला शुरू में कौन है, राजा ही है, गिफ्ट का पार्ट। तो जो भी उससे रिलेटेड इनकम होगी चाहे वो डाइवर्ट कर दी गई हो, वो मिस्टर राजा के हैंड में ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो 29 का बी है। 30 देखिए, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क डन बाय हिम शैल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड, एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो आपको पता है कि उसने काम किया, उसने खुद ने काम किया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसके पास क्या स्किल है, टैलेंट है। एक पर्सन डांसर है, सिंगर है, माइनर, ठीक है, जिसकी 18 से कम एज है,
वो किसी शो में पार्टिसिपेट करता है, जो भी इनकम अर्न करता है, तो वो उसकी इनकम में ही टैक्सेबल होगी, क्लब नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ शैल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड, उसके हैंड में ही टैक्सेबल होगी। कब? अगर वो मैनुअल वर्क करता है या उसके पास कोई स्किल है, टैलेंट है या कोई स्पेशलाइज नॉलेज है या एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे वो अर्न कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आइदर ए और बी दोनों ही आएगा। ठीक, तो 30 का क्या होगा आपका? सी। तो आई होप जितने भी मैंने 30 क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक बार में मैंने कवर करा दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है। और जब आप क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन कवर करोगे, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कैपिटल गेन से रिलेटेड भी आ रहा है, जैसे एनहांस कंपनसेशन का पार्ट आ रहा है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट आ रहा है, जो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया, उस पर कितना डिडक्शन मिलती है, 50% मिलती है, ये मैंने आपको बताया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पॉइंट भी आ सकते हैं। तो आप साथ में लिंक करके देखिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछिए, मैं आपको समझा दूंगा, या पर्टिकुलर पीडीएफ में कहाँ पर है वो मैं आपको बता दूंगा, कि अगर आपको नहीं मिल रहा सर पॉइंट तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।